नमस्कार। लर्निंग मंत्रा की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित उन सूचनाओं पर नज़र डालते हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे है। विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित तमाम सूचनाओं में आपके लिए पहली महत्वपूर्ण सूचना उत्तर प्रदेश से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं की भर्ती के लिए बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि राजस्व विभाग में लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और नायब तहसीलदार के साथ साथ लिपिकीय संवर्ग के करीब 8,700 से ज़्यादा रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्ति की जाए। उन्होंने इसके लिए तुरंत प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में लेखपालों के करीब 7,700, राजस्व निरीक्षक के 700 और नायब तहसीलदारों के 300 पद रिक्त हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक जैसे पदों के लिए जहां पदोन्नति लंबित है वहां तत्काल प्रक्रिया पूरी की जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने राजस्व परिषद के अंतर्गत बंदोबस्त आयुक्त ग्रामीण, बंदोबस्त आयुक्त नगरीय और निदेशक प्रशिक्षण का नवीन पद सृजित करने की भी जरूरत बताई है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में राजस्व विभाग के कामकाज और समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग और राजस्व परिषद में काम के बदलते स्वरूप और अधिकता को देखते हुए दक्ष युवाओं की तैनाती की जानी चाहिए। अगली सूचना में बात करेंगे सेना में महिला भर्ती के अवसरों को लेकर। सेना में करियर बनाने की इच्छुक महिलाओं के लिए प्रवेश के नए रास्ते खुल रहे हैं। मौजूदा समय में 5 भर्ती योजनाओं के जरिए महिलाएं सेना में प्रवेश पा रही हैं। सिर्फ 2 किस्म की भर्तियों में महिलाओं के लिए अभी मौके नहीं हैं। सूत्रों की माने तो आने वाले समय में ये 2 रास्ते भी महिलाओं के लिए खोले जा सकते हैं। सेना में 2026 में 4 साल का प्रशिक्षण पूरा कर एनडीए के जरिए महिला अफसरों का पहला बैच निकलेगा। 3 अन्य प्रकार की भर्तियां सीधे अफसरों के रूप में होती हैं। इसमें ग्रेजुएट यूपीएससी योजना, जिसे एसएससी नॉन टेक्निकल भी कहा जाता है, इसके जरिए हर साल 12 महिला अधिकारियों की भर्ती होती है। इसी प्रकार ग्रेजुएट नॉन यूपीएससी भर्ती योजना में 4 महिला अफसरों की भर्ती होती है। इस योजना को एसएससी एनसीसी भी कहा जाता है। इसमें एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना आवश्यक होता है। इसके अलावा ग्रेजुएट टेक्निकल एंट्री स्कीम के जरिए भी हर साल 20 महिला अफसर सेना में भर्ती की जाती हैं। महिलाओं के लिए सेना में एंट्री का 5वां रास्ता अग्निवीर के रूप में भर्ती का है। अभी महिला अग्निवीरों की भर्ती सिर्फ सैन्य पुलिस में शुरू की गई है। इन सभी 5 किस्म की भर्ती पुरुषों के लिए भी समान रूप से होती है। पुरुषों की एंट्री के 2 और रास्ते हैं, जिनमें एक सर्विस एंट्री है। इसमें जवानों को अफसर बनाने के मौके दिए जाते हैं। इसके लिए उन्हें आंतरिक परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाता है। यह अवसर अभी महिला उम्मीदवारों के लिए नहीं है। इसके अलावा अन्य अवसरों की बात करें तो महिलाओं की सैन्य पुलिस में भर्ती अभी ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन आगे इस रास्ते से भी महिलाओं को भर्ती के मौके दिए जा सकते हैं। टेरिटोरियल आर्मी टीए पुरुषों की सेना में भर्ती का एक रास्ता है जो अभी महिलाओं के लिए नहीं खुला है। रक्षा मंत्रालय के समक्ष इस रास्ते से भी महिलाओं की भर्ती के अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। सेना में जब एनडीए के जरिए महिला कैडेट्स को एंट्री दी गई तो आवास आदि से जुड़ी चुनौतियां थीं, जिन्हें दूर कर लिया गया है। अर्धसैनिक बलों की भांति सेना में जवान के तौर पर महिलाएं कार्यरत नहीं हैं, इसलिए कोई अन्य चुनौतियां नहीं हैं। सेना में महिला जवान सिर्फ सैन्य पुलिस में हैं, जिनकी तैनाती चुनौतीपूर्ण स्थानों में नहीं होती है। अगली सूचना बिहार से है। दूसरे राज्यों के प्रमाण पत्र वाले 32,000 नियोजित शिक्षकों की डिग्री की जाँच शुरू की गई है। प्रदेश के नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की सत्यता को लेकर राज्य निगरानी ब्यूरो एक बार फिर सख्त हो गया है। निगरानी ब्यूरो ने अब अन्य राज्यों से शिक्षा ग्रहण करने वाले शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जानकारी बिहार सरकार को मुहैया कराने का आग्रह किया है। निगरानी को जानकारी है कि करीब 32,000 से अधिक नियोजित शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने बाहर के राज्यों से शैक्षणिक प्रमाण पत्र बिहार में नियोजन के लिए जमा किए थे। अब प्रमाण पत्रों की सत्यता की परख का काम शुरू किया गया है। निगरानी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में निगरानी ब्यूरो की ओर से उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान समेत दूसरे राज्यों के मुख्य सचिव और शिक्षा सचिवों को एक पत्र भेजा गया है। पत्र में नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जारी जांच का हवाला देकर कहा गया है कि निगरानी ब्यूरो ने
कोर्ट के आदेश के बाद नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच प्रारंभ की थी। लंबी चली जांच के दौरान अब तक 6 लाख प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया है। इनमें 2000 से अधिक प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं, जिसके बाद बीते 9 वर्षों की जांच में करीब 2560 के खिलाफ 1317 के करीब प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब तक 1252 शिक्षकों को बर्खास्त भी किया गया है। इसके बावजूद 32,570 प्रमाण पत्रों की जांच महज इस वजह से नहीं हो पाई है क्योंकि ये प्रमाण पत्र राज्य के बाहर के शैक्षणिक संस्थानों के हैं। पत्र में आग्रह किया गया है कि संबंधित राज्यों की सरकार यदि थोड़ा सहयोग प्रदान करें तो संबंधित प्रमाण पत्रों के असल नकल का सत्यापन हो सकता है। यह तभी संभव है जब संबंधित राज्य डिग्री धारक का नाम प्रमाण पत्र वास्तव में जारी किए गए या नहीं, इसकी पुष्टि करें। सूत्रों की माने तो राज्यों से जानकारी मिलने के बाद संबंधित 32,570 शिक्षकों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। अगली सूचना में बात करेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के नाम में बदलाव को लेकर। केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश को गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति दिलाने की केंद्र सरकार की मुहिम के तहत गृह मंत्रालय ने ये फैसला लिया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम दुनिया के हर हिस्से से जुड़ा है। यहाँ 23 बंदरगाह, एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है जो इसे पूरी दुनिया से जोड़ने का काम करते हैं। ये द्वीप इंडोनेशिया और थाईलैंड के करीब हैं। श्री विजयपुरम देश की अर्थव्यवस्था को नए आयाम पर पहुंचाने में भी अहम योगदान है। पर्यटन के जरिए ये शहर करोड़ों का राजस्व कमाता है। हाल के वर्षों में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। केंद्र सरकार ने बीते 8 वर्षों में केंद्र शासित प्रदेश में कुल 30,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। वहीं 10,000 करोड़ रुपए का निवेश अभी पाइपलाइन में है। सरकार इस राज्य को पर्यटन के साथ शिपमेंट हब, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, सौर ऊर्जा संयंत्र समेत अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रही है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य की ब्लू इकोनॉमी, मत्स्य कृषि और समुद्री शैवाल की खेती इस पूरे द्वीप की आर्थिक ताकत है। राज्य में कुल 12 स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां बंदरगाह बनाने की योजना है। अंडमान के पर्यटन एसोसिएशन के अनुसार श्री विजयपुरम से 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा शुरू होगी। सेवा शुरू होने के बाद दुनिया भर के पर्यटक सीधे यहां पहुंच सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई में 707 करोड़ की लागत से नए टर्मिनल की शुरुआत की थी। पोर्ट ब्लेयर पर एक नज़र डालें तो ब्रिटिश शासन के दौरान नौसेना अधिकारी कैप्टन आर्कीबेल्ड ब्लेयर के नाम पर इस द्वीप का नाम रखा गया था। 1896 से 1963 के बीच सेलुलर जेल का निर्माण हुआ। कठोर सजा के लिए इसे काला पानी भी कहते हैं। दूसरे विश्व युद्ध में जापानियों ने 23 मार्च 1942 को यहां कब्जा जमाया। 1943 से 44 तक द्वीप आज़ाद हिंद सरकार का मुख्यालय था। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक नगर नियोजक मुख्य परीक्षा 2023 के लिए प्रवेश पत्र शुक्रवार को जारी किए। परीक्षा 25 सितंबर को प्रस्तावित है। 2 सत्रों में होगी, सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरा सत्र 2 बजे से 5 बजे तक होगा। लोक सेवा आयोग प्रयागराज के परीक्षा हॉल में होगी। उप सचिव विवेक श्रीवास्तव के अनुसार अभ्यर्थियों को केंद्र में परीक्षा शुरू होने से 1.5 घंटे पहले प्रवेश दिया जाएगा और परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पूर्व प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से OTR नंबर के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। अगली सूचना भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की PCS J 2022 मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं में गड़बड़ी के मामले में आयोग की ओर से की गई सिफारिश पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से एक बार फिर से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आयोग ने पूर्व में चयनित जिन 2 अभ्यर्थियों को चयन से बाहर कर 2 नए अभ्यर्थियों को चयन में शामिल करने की सिफारिश की है, उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। हाईकोर्ट ने याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थी की ओर से प्रस्तुत संशोधन अर्जी पर जवाब देने को कहा है। अर्जी में की गई CBI से जांच कराने और प्राथमिकी दर्ज करने की मांग पर खास तौर से जवाब मांगा है।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक मामले की सुनवाई चल रही है, इस परीक्षा से संबंधित समस्त रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं। श्रवण पांडे की याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति एस.डी. सिंह और न्यायमूर्ति डी. रमेश की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख निश्चित की है। इसके साथ ही विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों का सिलसिला समाप्त हुआ, जिनका सीधा सरोकार आपसे है। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि भर्ती और रोजगार से संबंधित सभी सूचनाएं आपको समय पर मिलती रहें। जय हिंद।